नमस्कार। आइए आपके स्क्रीन में दिख रहे एक प्रश्न जो दिख रहा है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, देखते हैं। बच्चों, यह प्रश्न 4 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है और यह प्रश्न विगत वर्ष 2023 और 24 में बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं संघवाद क्या है। सबसे पहले संघवाद का अर्थ देखते हैं। समझिए संघवाद किसे कहते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियों का विभाजन 2 या 2 से अधिक स्तरों पर किया जाता है, संघवाद उसे कहते हैं। अर्थात शासन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है 2 स्तरों में या 2 से अधिक स्तरों में शासन का विकेंद्रीकरण किया जाता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप इसमें लिखा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। इसके बाद संघवाद की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। हेडिंग जो है बच्चों, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी। और 4 अंक का प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना बताया जाए इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से पहली विशेषता है दोहरी शासन प्रणाली। देखिए, संघवाद की पहली विशेषता होती है कि वहाँ शासन में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। 2 स्तर की सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरी इसकी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। हेडिंग लिखने के बाद आप इस पर थोड़ा से अपने विचार दीजिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था में संविधान ही सभी शक्तियों का एकमात्र स्रोत होता है। हमारा जो संविधान होता है वह संघीय शासन व्यवस्था में सभी प्रकार की शक्तियों का स्रोत होता है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसी के अनुसार सरकारें अपना कार्य करती हैं, अपने शक्तियों का प्रयोग करती हैं। तो संविधान के अतिरिक्त उन्हें कहीं से कोई शक्ति प्रदान प्राप्त नहीं होती है। संविधान के अनुसार ही उन्हें शासन व्यवस्था बनाना पड़ता है। यानी संविधान ही सर्वोच्च होता है, ऐसा संघीय व्यवस्था में होता है। तीसरा हेडिंग है शक्तियों का विभाजन। देखिए, केंद्र और राज्य सरकारें जो होती हैं इनके बीच शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से होता है। अर्थात केंद्र, हमारा जो संविधान होता है उसी में केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है। आपको बच्चों अगर इस बात को और विस्तृत ढंग से लिखना है, समझना है, तो इस प्रकार जानेंगे कि हमारे केंद्र के लिए या संघ के लिए संविधान में एक संघ सूची है, राज्य के लिए राज्य सूची है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों अपने अपने उस पर नियम बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची होती है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे
राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे। लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कभी कभी एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है। 4 विकल्प दे देंगे और उसी में से एक संघ सूची का विषय दे दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं प्रश्न आ गया यही और 4 विकल्प दे दिया गया, प्रतिरक्षा, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, तो इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो सही उत्तर प्रतिरक्षा है। अब चौथे पॉइंट पे ध्यान देते हैं। चौथा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे संघीय शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और यह न्यायपालिका बहुत मजबूत होती है। न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, स्वतंत्र होती है। इस प्रकार से चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे कि आपको पता हो, भारत में सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान की व्याख्या करती है, संविधान का रक्षक भी उसे माना जाता है न्यायपालिका को, और मूल अधिकारों की भी रक्षक होती है न्यायपालिका। तो इस प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। 5वां पॉइंट है राजस्व के स्रोतों का उल्लेख। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट उल्लेख होता है। यानी कौन सा टैक्स राज्य सरकार वसूलेगी, कौन सा टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। 6वां पॉइंट है संविधान में संशोधन, या इसको हम इस तरह जानेंगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है। तो मौलिक अधिकारों पर संशोधन, जो मौलिक अधिकारों पर जो परिवर्तन या उसमें उसके प्रावधानों में संशोधन का अधिकार है, वह ना तो अकेले केंद्र कर सकती है और ना ही अकेले राज्य कर सकती हैं। दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति पर यह निर्भर करता है। तो संघीय व्यवस्था इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संघीय जो व्यवस्था है वह काफ़ी सुदृढ़ होती है। और संघीय व्यवस्था में एक बात होती है कि देश की एकता मजबूत होती है। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।